Hello dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो क्लास है उसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं और वो क्वेश्चन आंसर जो है क्लास 9 की इंग्लिश की बुक जो है उसके चैप्टर 6 जिसका नाम है द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की बहुत डिमांड आ रही थी इसलिए मुझे अर्जेंटली बनाना पड़ रहा है, तो अगर कोई त्रुटियां हो तो प्लीज़ उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर मैं फिर भी ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए हुए। चलिए पहले जो है हम ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे, स्टेटमेंट्स कैसे हैं। टी लिखना है ट्रू के लिए और एफ यानी फॉल्स। देखिए पहला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम उत्तर प्रदेश। जो बिस्मिल्लाह खान जो थे एक फैमिली से बिलोंग करते थे, म्यूजिशियन फैमिली से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये गलत है, फॉल्स होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान्स एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। जी हाँ, उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो पूर्वज थे वो एक सहनाई प्लेयर थे, तो जी हाँ ये आंसर ट्रू होगा। थर्ड है कि द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा गेव इंस्पिरेशन टू बिस्मिल्लाह टू क्रिएट रागाज। जो राग क्रिएट करने के लिए जो गंगा की लहरें थी वो बिस्मिल्लाह खान को इंस्पिरेशन देती थी, प्रेरणा स्रोत थी। बिल्कुल हाँ सही बात है, टी यानी ट्रू। चौथा है ही लर्न सहनाई फ्रॉम हिज पेरेंट एंड ग्रैंडफादर। उन्होंने जो सहनाई जो सीखी थी वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंडफादर से सीखी थी। बिल्कुल गलत, उन्होंने अपने अंकल से सीखी थी, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है वो देख लेते हैं। द पुंगी इज अ डैश इंस्ट्रूमेंट, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था पुंगी। द पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर, है ना। रीडेड नॉइज मेकर के लिए जेनरिक नेम बना पुंगी। द इंस्ट्रूमेंट विच इज सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी इज कॉल्ड सहनाई। एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जो कि बिल्कुल डिफरेंट था पुंगी से, उसको सहनाई का नाम दिया गया। सेवन होल्स वर मेड ऑन द बॉडी ऑफ ए पाइप, यानी कि एक जो पुंगी के लिए जो पाइप बनाई गई, सॉरी सहनाई के लिए जो पाइप बनाई गई उसमें 7 होल्स किए गए। फिर बोला जा रहा है कि रसूल बर्ग्स खान वॉज द सहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। तो सहनाज जो थे भोजपुर किंग कोर्ट के, है ना, सहनाई नवाज कौन थे? रसूल बर्ग्स खान। और साथ ही साथ रसूल बर्ग्स खान वॉज बिस्मिल्लाह ग्रैंडफादर, है ना, ग्रैंडफादर थे बिस्मिल्लाह के। अब देखिए बिस्मिल्लाह एक्कम्पनाइड हिज अंकल अली बख्श। एक्कम्पनाइड मतलब उनके साथ हो लिए कि कौन? बिस्मिल्लाह जो थे अपने अंकल अली बख्श के साथ होली, उन्होंने उनके साथ ही सीखा सब कुछ। बिस्मिल्लाह प्लेड एट द टेम्पल ऑफ डैश, यानी कि बालाजी एंड मंगला मैया एंड एट द बैंक्स ऑफ द गंगा। इन जगहों पे उन्होंने मतलब सहनाई बजाना सीखा था, तो बालाजी एंड मंगला मैया पे और साथ ही साथ गंगा नदी के किनारे। चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि वेरी ब्रीफली आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, हु बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। पुंगी को बजाने पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था? तो आंसर है कि एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, है ना। तो औरंगजेब ने, है ना, पुंगी बजाने पर बैन लगा दिया था। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट जेनरिक नेम डिड द पुंगी कम टू एक्वायर, यानी कि कौन सी मतलब जेनरिक नेम पुंगी को दी गई? तो द पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर, यानी पुंगी किसके लिए दिया गया नाम, संज्ञा किसके लिए दी गई? जो रीडेड नॉइज मेकर जो आवाज़ थी ना उसके लिए पुंगी नाम दिया गया। तीसरा क्वेश्चन है कि हु रिवाइव्ड द पुंगी, यानी कि पुंगी को पुनर्जीवित किसने किया? तो अ बार्बर फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन रिवाइव्ड द पुंगी, यानी कि एक नाई परिवार के जो लोग थे जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे उनके परिवार में, उन लोगों ने पुंगी का फिर से उसको उजागर किया। वेयर वॉज द सहनाई प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम, सहनाई को पहली बार कहाँ पे बजाया गया? तो आंसर है कि द सहनाई वॉज प्लेड इन द शाह चैम्बर फॉर द फर्स्ट टाइम। शाह जो थे उनके चैम्बर में पहली बार बजाया गया था पुंगी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, हु प्लेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, यानी किसने पहली बार, है ना, उस इंस्ट्रूमेंट को पहली बार ऐसा बजाया जो कि पुंगी से बिल्कुल अलग था। किसने बजाया? अ बाबर फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू रॉयल पैलेस प्लेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, यानी कि वही बात है, किसने बजाया? तो एक बाबर फैमिली से जो लोग थे जो कि उनका बैकग्राउंड था म्यूजिशियन का, प्रोफेशनल म्यूजिशियन का, उन लोगों ने ही, उनमें से ही किसी एक ने बजाया उसको अलग तरीके से, पुंगी से बिल्कुल अलग तरीके से बजाया। अब देखिए व्हाट इज नौबत कॉल्ड, नौबत का मतलब क्या होता है वो जान लीजिए। तो नौबत इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स।
तो एंसेम्बल का मतलब होता है मंडली, है ना, कलाकारों की मंडली। तो कहा जा रहा है नौबत किसको बोलते थे, जो ट्रेडिशनल कलाकारों की मंडली थी ना, परंपरागत जो पहले से आ रही है, वो कलाकारों की मंडली को हम नौबत बोलते थे। एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, और उसमें 9 इंस्ट्रूमेंट्स जो रॉयल कोर्ट्स में यूज किए जाते थे वो बोला जा रहा है, उसको नौबत कहते थे। अब हु ब्रॉट द इंस्ट्रूमेंट सेनाई ऑन द क्लासिकल स्टेज। अब बात ये है, पूछा जा रहा है 7वें क्वेश्चन में कि जो इंस्ट्रूमेंट सेनाई थी, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेनाई थी, उसको क्लासिकल स्टेज पे किसने लेकर आया। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ब्रॉट द इंस्ट्रूमेंट सेनाई ऑन द क्लासिकल स्टेज, यानी कि क्लासिकल स्टेज पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इस सेनाई को लेकर आया। ठीक है। विच स्पोर्ट डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले ही इन हिज चाइल्डहुड, कौन से गेम को वो खेला करते थे बिस्मिल्लाह खान अपने बचपन में। तो बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार इन हिज चाइल्डहुड। तो बिहार के डुमराव गांव में अपने बचपन में जो बिस्मिल्लाह खान थे वो गिल्ली डंडा का खेल खेला करते थे, मतलब पॉन्ड के किनारे, यानी कि पोखरे के किनारे, है ना। वेयर डिड ही प्ले द स्पॉट, अब फिर से पूछा जा रहा है कि वो कहाँ खेला करते थे अपने गेम को। तो नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार ही पंच द स्पॉट, मतलब वही बोला जा रहा है कि वो पोखरे के किनारे उस गेम को खेला करते थे, यानी गिल्ली डंडा खेला करते थे। वेयर डिड ही गो टू सिंग द भोजपुरी चैता, जो बिहार में जो भोजपुरी संगीत है, लोक संगीत है, उसको हम चैता बोलते हैं। तो वो कहाँ पे गाया जाता है भोजपुरी सॉन्ग चैता, मतलब वो कहाँ जाके गाया करते थे, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो ही वेंट टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, मतलब उनके घर के आसपास के जो नज़दीक का बिहारी जी टेम्पल था, मंदिर था, वहाँ पर जाकर वो चैता गाया करते थे। 11th क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक के लिए जो अवार्ड है वो कौन सा है। तो वो है भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का वो है भारत रत्न। 12वां क्वेश्चन है कि हु वॉज बिस्मिल्लाह फादर, बिस्मिल्लाह के पिताजी कौन थे। तो पैगंबर बख्श वॉज बिस्मिल्लाह फादर, पैगंबर बख्श जो थे बिस्मिल्लाह के पिताजी थे। फिर 13th क्वेश्चन जो कि है हु वॉज बिस्मिल्लाह मैटरनल अंकल, यानी कि उनके जो मामा कौन थे। तो अली बख्श वॉज बिस्मिल्लाह मैटरनल अंकल, जिनसे उन्होंने सेनाई के बारे में सीखा था। चलिए अब देखते हैं फिर से फिल इन द ब्लैंक से, है ना, वो भी देखेंगे फिर से। अब एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, है ना। इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने अंकल के साथ, यानी कि अपने मैटरनल अंकल यानी मामा के साथ, उन्होंने 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने साथ दिया, और उन्होंने भी इस प्लेटफॉर्म पे अपना मतलब प्रेजेंटेशन पेश किया था। इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's फर्स्ट ब्रेक इन ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ। 1938 में बिस्मिल्लाह खान का जो पहला ब्रेक मिला उनको, और ऑल इंडिया रेडियो पे उनको लॉन्च किया गया लखनऊ में 1938 में, है ना। फिर है ही सैंग राग काफ़ी ऑन 15 अगस्त 1947। पूछा जाएगा कि अगर राग काफ़ी उन्होंने कब गाया था, तो 15 अगस्त 1947 को उन्होंने गाया था। और हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, उन्होंने सबसे पहला जो ट्रिप किया देश से बाहर जाने वाला ट्रिप जो था वो कहाँ का था, वो अफगानिस्तान का था। फिर फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, जो विजय भट्ट फिल्म डायरेक्टर थे उस समय, नेम्ड हिज फिल्म एज गूंज उठी सेनाई आफ्टर बीइंग इम्प्रेस्ड बाय द सेनाई। सेनाई से इम्प्रेस होने के बाद, उनकी बिस्मिल्लाह खान की सेनाई को सुनने के बाद उन्होंने क्या किया, विजय भट्ट ने अपने जो कि डायरेक्टर थे फिल्म के, उन्होंने क्या किया, अपनी फिल्म का नाम भी लिख दिया गूंज उठी सेनाई, जो कि सेनाई से रिलेटेड थी। अब देखिए नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, सॉरी यहाँ पे 2 बार द हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था, द लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जिनमें से ये भी हैं कि पद्मश्री भी मिला, पद्म भूषण भी मिला, और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था बिस्मिल्लाह खान को। आगे है कि बिस्मिल्लाह खान वॉज ऑल्सो रेफर्ड टू एज भारत रत्न, यानी कि उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। अब लिखा जा रहा है कि एन ऑडिटोरियम इन तेहरान नेम्ड आफ्टर हिम इज कॉल्ड। अब देखिए उनके नाम पे तेहरान में एक ऑडिटोरियम भी था जिसको आपको याद करना पड़ेगा, जिसका नाम वो है तेहरान मौसिक, है ना, मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मौसिक मतलब मस्जिद होता है, तो ये नाम आप याद रखिएगा। चलिए फिर से ट्रू एंड फॉल्स आ गया है, 3 क्वेश्चन ही होंगे। एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर बिस्मिल्लाह खान, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा तो ट्रू होगा। बिस्मिल्लाह खान वॉज फॉन्डली कॉल्ड खान साहब, उन्हें खान साहब से भी बोला जाता था, जी हाँ, तो ये ट्रू है। खान साहब वॉज सेनाई प्लेयर ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट
इवन देन नो नेशनल अवार्ड्स वर कन्फर्ड ऑन हिम, मतलब बोला जा रहा है कि वो उन्होंने इंटरनेशनल भी उनका रेपुटेशन था, उनकी मान सम्मान थी, लेकिन फिर भी उन्हें नेशनल अवार्ड से नहीं नवाजा गया। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, फिर से आ गया। व्हेन वाज बिस्मिल्लाह, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज बिस्मिल्लाह खान अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उनको इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से कब नवाजा गया? तो इन 2001 बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, भारत रत्न से बिस्मिल्लाह खान को है ना 2001 में नवाजा गया, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। दूसरा क्वेश्चन है कि ऑफ विच टू सिटीज वॉज ही मोस्ट फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन, वो कौन सी दो सिटीज़ थी जिसके वो बहुत ज़्यादा घूमने के शौकीन थे? तो वो दो जो जगह थे वो बनारस एंड डुमराव था, वेयर टू सिटीज़, द बनारस एंड डुमराव वर टू सिटीज़ ही मोस्ट फॉन्ड ऑफ, दो जो सिटीज़ थे, जो दो शहर थे जिसके वो बहुत शौकीन थे वहाँ जाने के, घूमने फिरने के, वो थे बनारस और डुमराव। चलिए अब लास्ट जो हमारा सेक्शन है लॉन्ग आंसर टाइप का, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें थोड़े आंसर्स बड़े भी हो सकते हैं जो कि अक्सर हुआ करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच एम्परर बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। फिर से वही क्वेश्चन आते रहेंगे, लेकिन अब थोड़ा आप अभी अगर यहाँ पे आंसर छोटे हैं तो आप उसको आंसर एग्जाम के टाइम पे आप बड़े करके लिख सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाएगी। तो आपको लिंक करके इस क्वेश्चन को और आप इलोंगेट भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं अपने पेपर के टाइम पे, क्योंकि अभी के लिए वीडियोस जो है ये वीडियो है इसमें आपको सब कुछ क्लियर कट बताया जाएगा कि टू द पॉइंट आंसर्स लिखा गया, आप उसको इलोंगेट भी कर सकते हैं पेपर के टाइम पे। चलिए तो लिखा गया है कि विच एम्परर बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, यानी कि पुंगी बजाने पर किस एम्पेयर, किस शासक ने बैन कर दिया था? डू यू थिंक दैट इट इज अगेंस्ट द राइट टू एक्सप्रेशन। दूसरा क्वेश्चन इसी में कि आप क्या सोचते हैं कि ये राइट टू एक्सप्रेशन यानी कि एक्सप्रेस करने के अधिकार का हनन हो रहा था इससे? तो चलिए आंसर देखते हैं। तो एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, ये तो पता ही है, एम्परर जो औरंगजेब जो शासक था उसने पुंगी बजाने पर बैन कर दिया था। और हाँ जी हाँ, यस इट इज़ अगेंस्ट द राइट ऑफ एक्सप्रेशन। जी हाँ, आपको तो अधिकार है ना किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने का, तो इस पर अगर उसने बैन लगाया तो ये क्या था, हमारे अधिकारों का हनन हुआ था, तो इसलिए इट इज़ अगेंस्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है उस्ताद खान, है ना, उस्ताद खान रिफ्यूज्ड द सेलुलॉइड वर्ल्ड आफ्टर 2 फिल्म्स, वॉज इट अ लॉस टू द सिनेमा वर्ल्ड और गेन टू हिंदुस्तानी म्यूजिक? डिस्कस। मतलब उस्ताद खान ने, है ना, जो ये फिल्मी जगत थी उसको 2 साल के बाद, मतलब 2 फिल्मों के बाद उसको उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। तो क्या ऐसा करने से सिनेमा जगत को, है ना, लॉस हुआ कोई या फिर कोई गेन हुआ हिंदुस्तानी म्यूजिक के संदर्भ में? क्या हुआ वो बताना, इसमें डिस्कस कीजिए। चलिए आंसर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज इन फेवर ऑफ क्लासिकल फॉर्म ऑफ सेनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे, ऑब्वियसली बात है कि वो सेनाई के फेवर में थे, और ही वॉन्टेड टू अप्रोच दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड इन इट्स क्लासिकल फॉर्म। देखिए वो चाहते क्या थे ना कि ये जो सेनाई म्यूज़िक है, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये पूरे विश्व में जाए, लेकिन अपने क्लासिकल फॉर्म में, ये मतलब मूवी के थ्रू ना जाए, लेकिन ये क्लासिकल फॉर्म में ही जाना चाहिए, ये चाहते थे। दो ही कंप्रेस्ड इन फिल्म्स लाइक गूंज उठी सनाई, बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू डू सो। माना कि उन्होंने, मतलब यद्यपि, हालांकि वो अपनी मतलब उनकी जो सेनाई से इम्प्रेस होके उनका नाम मूवीज़ के नाम गूंज उठी सनाई हो गई, लेकिन वो इस सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं थे। उनका मन क्या था, वो चाहते थे इसको एक क्लासिकल स्टेज के थ्रू ही ये सेनाई के बारे में लोग जाने। तो दिस इज़ वाई ही सेड आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। मतलब वो कहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं, है ना, आर्टिफिशियलिटी यानी कि जो बनावट वाली चीज़ें होती हैं, है ना, मैं उन सब चीज़ों के साथ नहीं हूँ, एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड यानी कि जो फिल्म जगत की जो चकाचौंध होती है उससे मैं दूर रहना चाहता हूँ, और इसलिए एंड हैंस ही रिफ्यूज द सेलुलॉइड वर्ल्ड आफ्टर 2 फिल्म्स। तो 2 फिल्मों के बाद उन्होंने इस फिल्मी जगत को मना कर दिया। चलिए, और इसका आंसर क्या था कि ये लॉस था कि नहीं था? तो वो उसका आंसर है कि इट वॉज नॉट अ लॉस टू द सिनेमा वर्ल्ड बिकॉज सिनेमा वर्ल्ड बिगन टू स्टार्ट एज यूजुअल एज बिफोर नॉट स्टेड। यानी कि जाहिर सी बात है, सिनेमा इससे रुकने वाला नहीं था, जैसा वो पहले था वैसा फिर से उस पटरी पे दौड़ पड़ा। तीसरा है कैप्चर इन योर ओन वर्ड्स द फीलिंग ऑफ द उस्ताद व्हेन ही रिसीव भारत रत्न। देखिए ये आपके ओपिनियन पे आंसर, ये फिर से आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ा होना चाहिए।
फिर भी मैं आपके सामने एक आइडिया रख देता हूँ कि किस तरीके से आप इस आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि आप अपने ओन वर्ड्स में, अपने अपने शब्दों में, है ना, अपनी फीलिंग्स बताते हुए ये बताएं कि जो उस्ताद थे उनको क्या फील हो रहा होगा जब उन्होंने भारत रत्न रिसीव किया था, उन्हें मिला था। तो आंसर है, मैंने जो सोचा है आपके लिए, कि उस्ताद ऑन द ओकेजन ऑफ रिसीविंग द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न फील दैट इट वाज शहनाई विच मेक इट पॉसिबल हिम टू अचीव सच अवार्ड एट दैट टाइम। मतलब उस समय उस्ताद ने क्या सोचा होगा जब उन्हें इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिल रहा है, तो वो उस समय उन्होंने सोचा था कि ये सब कुछ ओनली बिकॉज ऑफ किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ शहनाई। यानी कि जो शहनाई जो उन्होंने ईजाद की थी उसी की वजह से उनको ये सारे अवार्ड्स मिल रहा है और ये भारत रत्न उन्हें मिल रहा है। His heart was full of joys and eyes glittering with rare happiness to remember the importance of हिंदुस्तानी म्यूज़िक। यानी कि वो हिंदुस्तानी म्यूज़िक की महत्वता को याद करते हुए, है ना, उनका जो दिल था वो बहुत मतलब जॉय यानी कि खुशी के मारे उनकी आँखों में, है ना, आँखें चमक रही थी, जो कि उनके चेहरे पे बहुत रेयर हैप्पीनेस कभी आती थी, है ना, शायद ही कभी हंसते थे, तो वो खुशी उनके चेहरे पे वो झलक रही थी बिकॉज ऑफ दिस शहनाई ने ही उनको ये पहचान दी थी और इसी वजह से उन्हें भारत रत्न से नवाजा जा रहा था। दैट्स वाई ही टोल्ड द हिंदुस्तानीज टू टीच देयर चिल्ड्रेन देयर रिचेज ट्रेडिशनल म्यूजिक। यानी कि वो इसी वजह से वो कहना चाहते थे सारे हिंदुस्तानियों को कि अपने बच्चों को, है ना, वो रिच म्यूजिक ट्रेडिशन के बारे में सिखाएं। यानी कि जो म्यूजिक वाली जो चीज़ें हैं, है ना, भारत में वो प्रचुर मात्रा में है ना, और पूरी तरीके से परंपरागत वाली चीज़ें जो हैं, क्लासिकल वाली जो चीज़ें हैं, वो बच्चों को सिखाएं, उसको ये बढ़ावा देना चाहते थे। आगे है द म्यूजिक ऑफ, है ना, द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान इज सो फेमस इन द वर्ल्ड दैट द पीपल ऑफ वेस्ट कंट्रीज वांटेड टू लर्न इट। जो हिंदुस्तान की म्यूजिक थी और अभी भी जो है वो इतनी फेमस थी कि लोग, विश्व के लोग, अलग कंट्रीज के, वेस्टर्न कंट्रीज के लोग जो थे वो हमेशा सीखना चाहते थे। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि ओनली इन इंडिया इट इज़ पॉसिबल दैट ए डिवोट मुस्लिम लाइक खान साहब कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। What light does this statement throw on the Indian cultural heritage? Discuss. देखिए, पहले मैं बताना चाहूँगा कि डिवोट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है धर्म परायणता, है ना, धर्म परायणता। यानी कि धर्म आपका अलग है होने के बावजूद भी आप कुछ चीज़ें अलग धर्म का कर रहे हैं तो उसको डिवोट वर्ड से डिनोट किया जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि ओनली इन इंडिया इट इज़ पॉसिबल। क्या इंडिया में ही ऐसा पॉसिबल है? ये केवल इंडिया में ही पॉसिबल है कि एक मुस्लिम धर्म के जो इंसान थे, जो कि खान साहब थे, वो, है ना, कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई। मतलब अक्सर वो शहनाई बजाया करते थे काशी विश्वनाथ मंदिर पे, जो कि हिंदू धर्म का मंदिर है। तो व्हाट लाइट डज दिस स्टेटमेंट थ्रो ऑन इंडियन कल्चर हेरिटेज? तो ये जो लाइन है, इस चीज़ से लोगों को क्या सीख मिलती है? ये जो लाइन है वो किस तरीके की छवि, है ना, भारतीय संस्कृति के ऊपर डालती है, किस तरीके की किस तरीके से वो फोकस करता है, वो हमें देखना है। तो आंसर है कि ओनली इन इंडिया इट इज़ पॉसिबल। यही लाइन को दोबारा लिख सकते हैं कि ओनली इन इंडिया इट इज़ पॉसिबल दैट ए डिवोट, सॉरी यहाँ पे वो ए डिवोट, यहाँ पे ए अलग होगा, ए डिवोट मुस्लिम लाइक खान साहब कैन बी नेचुरली प्ले, सॉरी यहाँ पे देखिए जल्दीबाजी में ये सारी चीज़ें हुई हैं, कैन वेरी नेचुरली, जो ये वर्ड यही थे ना, ये वी होगा, कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। दिस स्टेटमेंट थ्रो द लाइट ऑन इंडियाज कल्चर हेरिटेज। यहाँ से आंसर फिर से होगा दैट क्या वो किस टाइप का किस तरीके से वो फोकस करता है हमारे इंडियन कल्चर पे, वो देखते हैं यहाँ से कि दैट इंडिया इज ए सेलुलर कंट्री। वो ये क्या दर्शाता है, ये लाइन हमें क्या दर्शाती है कि इंडिया जो है एक सेलुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, वेयर पीपल हैविंग डिफरेंट रिलीजियस स्टेट। यानी कि जहाँ पे वो इंडिया जो है ऐसा देश है जहाँ पर वैसे लोग रहते हैं जो कि अलग अलग धर्मों के हैं। इन इंडिया पीपल आर फ्री टू डू एंड सेलिब्रेट अकॉर्डिंग टू द रिलीजन्स, बट एट लास्ट ऑल द पीपल्स आर इंडियन, इट इज़ नॉट फॉरगेटन बाय द पीपल। मतलब बताया जा रहा है कि भारत में जो लोग हैं ना, वो कुछ भी करने को मतलब उनको आज़ादी है, एंड सेलिब्रेट अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, यानी और उनको ये भी आज़ादी है कि वो अपने धर्म के अनुसार किसी तरीके की जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, उन सब चीज़ों को मनाने की उनको आज़ादी है। बट एट द लास्ट, यानी कि लेकिन अंततः क्या है कि हर इंसान जो है इंडियन है, ये बात लोगों को नहीं भूलनी चाहिए।
भले वो किसी धर्म के हों तो क्या हुआ। ऑल पीपल रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एंड दिस इज वाई सो हैपेंड विथ उस्ताद। वही बात है, इस लाइन से हमें यही सीख मिल रही है, यही समझ में आ रहा है कि हर इंसान जो है भारत में उसको एक दूसरे के धर्मों की मतलब सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड दिस इज़ वाई सो हैपन, और यही जो चीज़ थी उस्ताद के साथ भी थी, और इसी वजह से वो मुस्लिम होते हुए भी धर्मपरायण का पालन करते हुए वो विश्वनाथ टेम्पल के गंगा नदी के किनारे वहाँ पे वो सेनाई का रियाज किया करते थे। चलिए पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ उस्ताद खान विजिटिंग पाकिस्तान। देखिए, जब उस्ताद खान पाकिस्तान गए थे तो उस विजिट के बारे में आप थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। तो यहाँ पर आंसर है आपके लिए, उस्ताद वेंट टू पाकिस्तान वंस। एक बार की बात है जब पाकिस्तान गए थे उस्ताद, ही क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से ही हैड बीन टू पाकिस्तान। मतलब उन्होंने बस बॉर्डर ही क्रॉस किया था, मतलब ज़्यादा दूर नहीं गए थे, है ना, बॉर्डर के आसपास ही उन्होंने भ्रमण करने के लिए गए थे, इन द सेंस कि कोई फंक्शन वगैरह में गए थे, तो उन्होंने बस बॉर्डर पाकिस्तान का क्रॉस किया था। एंड ही वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर ओनली, और वहाँ पे बस 1 घंटे के लिए वहाँ पर रुके थे। ही सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस। उन्होंने पाकिस्तानियों को नमस्कार बोला और जो इंडियंस थे उनको सलाम अलैकुम बोला, जो कि एक उर्दू लफ्ज़ है। तो ये दर्शाता है कि वो यूनिटी को बढ़ावा देना चाहते थे, वो ये धर्मपरायणता वाली चीज़ों से दूर रहा करते थे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इस वीडियो का भी, हाउ डिड सेनाई गेट इट्स नेम। सेनाई को उसका नाम कैसे मिला। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द प्रोसेस हाउ द पुंगी बिकेम द सेनाई। और आप अपने शब्दों में ये बयां करें कि हाउ द पुंगी बिकेम द सेनाई, पुंगी जो थी वो सेनाई के रूप में कैसे बन गई। तो फिर से ये आपके ओपिनियन वाले आंसर्स हैं, ये फिर से आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं और अपने तरीके से इसको इलोंगेट, लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। तो फिर भी मैं अपने ओपिनियन के साथ में यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आंसर को डील करता हूँ। चलिए पढ़ते हैं। एम्परर औरंगजेब हैड बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी, यानी कि जो औरंगजेब शासक था, औरंगजेब जो था शासक, उसने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी को बजाने पर बैन कर दिया था। हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उस पुंगी के ना अनप्लीजेंट यानी कि जो मन को अच्छा नहीं लगे, है ना, जो आनंदमय ना करे, वैसी आवाज़ थी उस पुंगी इंस्ट्रूमेंट की, इस वजह से उसको बैन कर दिया था। A barber family of professional musician who had access to the royal palace chooses a pipe with a natural hollow stems that was longer and broader than the pungi। यानी कि अब मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुका कि ये कौन प्रचलन में लेके आया सेनाई को या फिर पुंगी को अच्छा करने का। तो वो एक बार्बर फैमिली थी, जो कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड जो थी प्रोफेशनल म्यूजिशियन वाले लोग थे उसमें, और उनको रॉयल पैलेस यानी कि जो रॉयल दरबार था, है ना, शासक का दरबार था, वहाँ तक उनकी पहुँच थी। चूजेज अ पाइप, उन्होंने एक पाइप मतलब पसंद किया और उसके बाद से उसमें कुछ होल्स किए, है ना, और दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि पुंगी से थोड़ा अलग था, लॉन्गर था, ब्रॉडर था, चौड़ा था, लंबा था, ऐसे करके उन्होंने होल्स करे। फिर ही मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उन्होंने 7 होल करे पाइप पे। फिर व्हेन ही प्लेड ऑन इट, closing and opening some of the holes, soft and melodious sound were produced which impressed everyone। यानी कि जब उन्होंने, है ना, जो 7 होल्स बनाने के बाद उंगलियों को उठा के, बंद करके, क्लोज करके, फिर ओपन करके कुछ होल्स को, है ना, जब बजाया तो उसमें से सॉफ्ट, है ना, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड उसमें से निकला, जो जिसने सभी को इम्प्रेस कर दिया, है ना, मंत्रमुग्ध कर दिया। As the story goes, since it was first played in the Sahas chambers and was played by a nai, यानी कि जैसा कि कहानी में दिखाया गया है, आप देख सकेंगे कि ये जो था सबसे पहली बार साह चैम्बर में बजाया गया था और एक नाई के द्वारा बजाया गया था। The instrument was named the Senai and thus Pungi became a new model named Senai। यानी कि फिर उसके बाद से मतलब कह सकते हैं इसको सेनाई नाम दिया गया, जो कि पुंगी का एक मॉडिफाइड वर्जन था। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं और ये आप एक वीडियो जो है एकेडमी ऑफिशियल पे देख रहे हैं, और आशा करता हूँ मैं चैप्टर अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर आपको करा पाया हूँगा। फिर भी कोई क्वेरी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और ये भी जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।